नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद प्रयास तो था कि हम लाइव होके आपके सवालों के साथ में जुड़ें, लेकिन इंटरनेट की समस्या के कारण हम लोग लाइव होके बीच में से वो इंटरनेट छोड़ देता था तो अपनी बात कट जाती थी। इस कारण से इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों तक भेज रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, एक न्यूज़ चैनल को रन करने का प्रयास कर रहे हैं तो समय का अभाव हो जाता है, लेकिन अपना धर्म और अपनी जिम्मेदारी के अनुसार नशे के ऊपर बातचीत करने के लिए थोड़ा इंटरनेट का अभाव रह गया। इस कारण से भी आपसे लाइव नहीं जुड़ पाए, लेकिन अपना एक फ़र्ज समझते, अपना धर्म समझते हुए आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहे हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं क्योंकि आप लोगों ने कमेंट तो करे, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, नाइस, ये वो, लेकिन सवाल बहुत कम किए हैं। उसके कारण को भी हम लोग समझते हैं कि जो व्यक्ति एडिक्ट है वो शायद अपनी पहचान को छुपाना चाहता है, परिवार अपनी पहचान को छुपाना चाहता है, लेकिन अगर हम अपने धर्म को निभा रहे हैं तो आप लोग भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा के इस वीडियो को शेयर करिएगा। सवाल आज का ये है कि हमारा जो लड़का था वो नहीं बिगड़ा, वो माहौल के कारण बिगड़ गया, उसके यार दोस्तों के कारण बिगड़ गया और उसकी कमी नहीं है। तो हम ये बातें नशा करने वाले व्यक्ति के सामने रिपीट करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, माहौल का बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक रोल तो होता है व्यक्ति को बिगाड़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नकारात्मक तरीके से सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम भी एक गलती कर देते हैं, हम लोग उसके सामने दूसरे को ये बताने का प्रयास करते हैं कि मेरे बच्चे की गलती नहीं है, इसके दोस्तों की गलती है। यहाँ पे क्या होता है कि वो व्यक्ति पहले ही अपनी गलती के ऊपर एहसास नहीं कर रहा होता और वो अंदर से पक्का होना शुरू हो जाता है कि मेरी तो गलती नहीं है। और जब हम उसको उसकी कमी का एहसास कराना चाहते हैं, उस समय वो दूसरे के ऊपर अपनी कमी या गलती को लाद कर साफ बच निकलता है। और अक्सर देखा गया है, हम लोग तो दोस्तों को ब्लेम करते हैं, वो घर वालों को ब्लेम करता है। मेरे पिता ने मेरे को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, मैं तो इस कारण से कर रहा हूँ। मेरी माँ मेरे से सही प्यार नहीं करती है, दूसरों को ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए कारण से कर रहा हूँ। वो बचता है दोस्तों पे ब्लेम करने के लिए, क्योंकि दोस्तों पे अब इल्ज़ाम लगाएगा तो उसको ये भी डर होता है कि कहीं मेरे घर वाले उनसे तर्क वितर्क करने ना पहुँच जाए, कहीं मैं उनको खो ना दूँ। क्योंकि जिस माहौल में वो जाके नशा लेता है या जिस माहौल में वो ज़्यादातर रुकता है, वो लोग उसी के जैसे होते हैं। वो अपने घर पे ये रोल अदा करते हैं कि ये है और वो है। तो दोस्तों, कसूर माहौल का भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना हम अपने बच्चे को या तो ज़रूरत से ज़्यादा टाइट कर देते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे देते हैं, या पैसे के लिए तरसाते हैं कि वो बेईमानी और चोरी से प्राप्त करे, या इतना ज़्यादा दे देते हैं कि उसको खर्च करना नहीं आता है। रिजल्ट क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ जाता है और गलती हम उसको देखने नहीं देते, गलती से उसको रूबरू नहीं होने देते, तो वो एक दिन गलती को स्वीकार भी नहीं करता है और जाने अनजाने में हमारी कमी के कारण एक बहुत बड़े एडिक्ट के रूप में अपने जीवन को बर्बाद करने लगता है।
दोस्तों, ये छोटे छोटे टॉपिक लेके हम लोग इसलिए ज़्यादा इसको लंबा भी नहीं इसीलिए नहीं खींचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा लंबी बात में हम पहले वाली बात को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लगते हैं और नई बात के साथ सहमति तो जताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पहली बात भूल के अगली बात के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसलिए हम छोटे टॉपिक लेते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो अपनी कमी पे काम करिए, सुधार लाइए और नए प्रयास से उस व्यक्ति को फेस करिए। जहाँ कहीं हम लोगों की ज़रूरत हो, हम लोगों का इस पेज के ऊपर मोबाइल नंबर है, हम लोगों से संपर्क करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और व्यक्तियों के तक भी ये बात पहुंच सके। धन्यवाद। ठीक है, लो इसको सेट करो। नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आज नशे से संबंधित या नशा करने वाले व्यक्ति की व्यवहार, उसकी सोच से संबंधित एक नया विषय लेके आप लोगों के सामने आज दोस्तों हम बात करते हैं। जैसे अभी आप लोग कई बार सोचते होंगे कि ये जो रोज़ बताने लगते हैं ये क्या लाभ देंगे, क्या इसका बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जैसे हम लोगों ने कल विश्वास पे बात की थी, एक बार विश्वास से उससे पहले बात हुई थी, आस्था और विश्वास। तो ठहरो और इंतज़ार करो। मन के अंदर अगर बिलीव सिस्टम एक्टिव होगा, किसी के ऊपर पूर्णतः व्यक्ति का विश्वास होगा, या ये कह लीजिए कि जो हमारे अंदर के आत्मविश्वास प्रबल होगा, तो व्यक्ति को लक्ष्य या मंजिल की प्राप्ति अवश्य होगी। अब क्या ये शब्द क्यों कहे जा रहे हैं, इसके पीछे का हम लॉजिक बताते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति या जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से तनावग्रस्त होता है, वो व्यक्ति अंदर से शांत नहीं है और उसकी अशांति जो है, उसके धैर्य जो है वो जल्दी धैर्य को खो देता है और कुछ ऐसी गतिविधियां कर बैठता है जिसका उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। और जब नुकसान होकर तनाव उत्पन्न करता है तो वो अति करता है। बात को समझने की है दोस्तों। ठहरो और इंतजार करो। ठहरो और इंतजार करो में का अर्थ ये है कि अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो सामने वाले के ऊपर आक्रमण या अटैक करने से पहले धैर्य के साथ अपने टारगेट डिसाइड करिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़िए, बिना धैर्य को खोए। और ये आप तब कर पाएंगे जब आपका बिलीव सिस्टम, आपका विश्वास कहीं ना कहीं एक्टिव होगा। लेकिन वो जो स्मार्ट माइंड है, वो जो जगह जगह से, कल बताया था ना, जगह जगह से जो फर्जी की नेगेटिव घटनाओं को इकट्ठा कर लेता है और फिर हम लोग उस नेगेटिविटी को एक बोझ और टोकरे के रूप में अपने ऊपर लाद लेते हैं, जिससे हमारे ऊपर वजन बढ़ जाता है और फिर थकान और तनाव को महसूस करने लगते हैं। तब जाते हैं नशे की दुनिया में, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए जाते हैं और क्योंकि ऊपर बोझ लदा है तो फिर करते ही जाते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है? 0। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति बीमारी के अंदर गंभीर रूप से जुड़े हैं, जिनके ऊपर नशा बुरी तरह से हावी है, शायद वो हमारी इस बात को समझ ही ना पाए, या
जो व्यक्ति अंदर से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, चाहे वो कितना मर्जी भगवान का जाप करे, धूप अगरबत्तियां घुमाए, लेकिन जब तक डर हैवी होगा। जैसे अभी हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा डराओगे तो वो बागी हो जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा लालच दोगे तो वो तुम्ही को लूटने लगेगा। बैलेंस इज द गेम। इस बात में बहुत कुछ छुपा है दोस्तों। अगर आप अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको बैलेंस बना के चलना होगा। मतलब कि क्या है, ये बात कैसे आ गई कि जैसे हम लोग भगवान का नाम जपते हैं तो हम लोग भगवान पे अगर बिलीव करें तो जो मन के अंदर होने वाली उथल पुथल है वो नहीं होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिखावा तो बहुत अच्छा करते हैं दोस्तों। समय से गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में जाते हैं, नमाजी 5 वक्त के हैं, पूजा हम लोग शायद पूरे दिल से और समय से करते हैं। गुरुद्वारे में हम लोग सवेरे ठंडे पानी से नहा के जाते हैं, लेकिन क्या देखते हैं, मन ठहर नहीं रहा। मन ठहरेगा कैसे, उसके ऊपर नियंत्रण तो हम लोग करते ही नहीं हैं। हम लोगों ने जो अंदर इच्छाएं पाल रखी हैं वो गलत तरीके से हैं, नेगेटिव हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? मुंह में राम राम, बगल में छुरी। दोस्तों, एक कहानी मेरे को ध्यान आ रही है, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। कुछ ना कुछ इस इंसिडेंट से मिलती है। मुल्ला नसरुद्दीन थे, संत फकीर थे, दुनिया की बातों से ज़्यादा उनका कोई सिस्टम नहीं था। फकीर थे, उसकी रजा में रहते थे और अपने दिन काटते थे, ज़्यादा मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते थे। एक दिन दूर देश से उनका कोई दोस्त आया। दोस्तों मिलने के लिए। मुल्ला जी को किसी प्रोग्राम में जाना था। अब फकीर थे तो कभी कपड़ों के ऊपर सोचा नहीं, कभी श्रृंगार के ऊपर सोचा नहीं। प्रोग्राम में किसी में जाना था, किसी ने बुलाया था, चले गए और प्रोग्राम में क्या गए, यही उनका जीवन था। लेकिन उस दिन दोस्त आया, दूर से आया था, आते आते रास्ते में थक गया, दोस्त मिलने आया था। मुल्ला जी को प्रोग्राम में जाना था। दोस्त कहा हम तुमसे मिलने आए हैं। वो कहा प्रोग्राम में जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्त कहा हम सफ़र करके आए हैं, कपड़े गंदे हैं। तो क्या ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, कपड़े मेरे पहन ले। दोस्त भी राजी हो गया। मुल्ला जी फकीर थे, दोस्ती मित्रता को शायद महत्व देते थे। एक ऐसा सूट उनको दिया पहनने के लिए जो किसी राजा ने गिफ्ट किया था। तो राजा ने जो पोशाक दी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, वो दोस्त को पहनने के लिए दे दी। कभी उसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब उस ड्रेस को दोस्त पहन के बाहर आया तो मुल्ला जी ने सोचा, अरे वाह, इसके ऊपर ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। और मन में विचार चलने लगा कि ये जो ड्रेस है ये हमने इसको दी है। अब पार्टी में गए, वो राजा की दी हुई ड्रेस के कारण लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, उससे मिलने के लिए आ रहे थे। मुल्ला जी के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो गया, फकीरी में ईर्खा घुस गई। अब क्या, वो दोस्त से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ये मेरा दोस्त है, दूर गांव से आया है और काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, थका हुआ था, कपड़े गंदे हो गए थे, मेरे को यहाँ आना था, मैंने सोचा चलो अपने कपड़े दे दूँ, कपड़े मैंने पहनाए हैं। अब दोस्त को ये बात चुभ गई।
वो उनको साइड में ले जाके बोला, यार तुमने मेरी बेइज्जती कर दी है। एहसास हुआ वाकई में यार मेरे को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, गलती मानी, नहीं बोलूँगा, ये है वो है, माफ़ कर दो। पता नहीं कैसे जुबान से निकल गई। तो चलो हम यहाँ से चलते हैं, दूसरी जगह चलते हैं, ठीक है, कुछ माहौल चेंज होगा, मूड चेंज होएगा, दूसरी जगह के लिए चल दिए। वहाँ पे भी वही माहौल क्रिएट हो गया। राजा की दी हुई ड्रेस ने लोगों को आकर्षित कर लिया, और जब आकर्षित कर लिया तो मुल्ला जी के अंदर फिर ईर्खा पनपने लगी। लोगों ने इंट्रोडक्शन पूछी, क्या दोस्त है, दूर गांव से आया है, बाकी ये कपड़े कहाँ से लिए मैं नहीं बताऊंगा। दोस्त को कहा, यार बड़ा अजीब आदमी है, बिन मांगे में उनको कपड़े पहना दिए, मेरे को साथ लेके आया, मेरी बेइज्जती किए जा रहा है। फिर उसने कहा, ये आपने क्या कह दिया? अरे यार बहुत मुंह से निकल गया, अब आगे नहीं कहूँगा, अब गलती रिपीट नहीं होगी, चलो तीसरी जगह चलते हैं। वहाँ फिर वही बात। तो दोस्तों बात ये ईर्खा की नहीं है, बात ये उस सिस्टम की नहीं है। इस कहानी के अंदर जो मेन तर्क दिया गया है वो ये है कि मन के अंदर नियंत्रण नहीं है। इर्द गिर्द की जो घटनाक्रम है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग तुलना करने लगते हैं दूसरों के साथ अपनी, जबकि ये भूल जाते हैं कि उस परम परमात्मा ने जो मैं बनाया हूँ या मेरी जो गुण और अवगुण बनाए हैं वो सिर्फ मेरे में है, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। और क्या करते हैं दोस्तों कि बहुत जल्दी दूसरे के साथ तुलना करने के चक्कर में, कहीं वो चीज़ मेरे से खो ना जाए उसके चक्कर में धैर्य खो देते हैं, कटु शब्द निकालने लगते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिससे मंजिल दूर हो जाती है। और जैसे जैसे ज़िंदगी पे हमारा नियंत्रण ख़त्म होने लगता है, तनाव होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, नशा हावी हो जाता है, आदमी बीमार रहने लगता है और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, समाज के अंदर विरोध उत्पन्न होने लगता है, समाज से आदमी कट जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो ठहरो और इंतज़ार करो, ये नशेड़ी के ऊपर स्लोगन अप्लाई होना चाहिए कि आपको पहले विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, फिर सही वक्त का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, फिर समस्या का ठंडे दिमाग से समाधान सोचना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। और अगर हम अपनी कमी को भी नहीं मानेंगे, अपनी कमी पे काम नहीं करेंगे, अपने बड़े या सीनियर या उस परमात्मा के अंदर पूर्णतः ईमानदारी से आस्था व विश्वास नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, हम सुधार की प्रक्रिया में नहीं आ पाएंगे। डर के कारण कुछ दिन के लिए शारीरिक कष्टों से, सामाजिक तानों से, परिवार के कारण हो सकता है हम नशा छोड़ दें, लेकिन पूर्णतः नहीं छोड़ पाएंगे। और ये उनके लिए भी है जो नशा नहीं करते हैं लेकिन उनके घर में कोई नशा करता है, क्योंकि वो हो सकता है हमारी इस सोच के साथ में, इन विचारों के साथ में सहमत ना हो, लेकिन जो उनके केयर टेकर हैं उनको भी इनके ऊपर विचार करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता एक जैसे क्या होता है, नशा करने वाला व्यक्ति उत्तेजित होकर गालियां देने लगता है, मारपीट करने लगता है, हम लोग दूरी बना लेते हैं, जो उसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का काम करती है, नेगेटिव सपोर्ट का काम करती है, और उसको एक अधिकार सा मिल जाता है कि थोड़ा सा लड़ झगड़ लो, ये मेरे को कहना छोड़ देंगे, मैं अपनी मनमर्जी करने लगूंगा। उसका और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दोस्तों समस्या को फेस करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों समस्या को जब आप फेस करोगे तभी तो समाधान करोगे। दीवार के उस तरफ क्या है जानने के लिए आपको उठ के दीवार की उस तरफ जाना तो पड़ेगा।
ऐसे थोड़ी जान लोगे। कोई विदुर जी थोड़ी हो कि बैठे धृतराष्ट्र के दरबार में महाभारत का युद्ध बता दोगे ऐसे ऐसे हुआ था। अब दोस्तों इस विषय को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। कोई बात ना समझ आई हो तो मिट करके पूछ सकते हैं, कोई हमारी बात के अंदर कोई कमी लगी हो हम लोगों को सुझाव दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी बात और सोच से सहमत हैं तो आपसे प्रार्थना है हमारे पेज को आगे शेयर करिए, हमारी इस वीडियो को आगे शेयर करिए और लाइक करिए, हम लोगों को फॉलो करिए। अगर आपसे समाधान नहीं हो सकता है तो 8795722392 इस नंबर पे हम लोगों से संपर्क करिए ताकि हम लोग आपकी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे ऑफिस में विजिट करिए और ईमानदारी से अपनी समस्या का समाधान करिए। और हमारा देश जिसको काफ़ी समय हो गया वो आज़ाद हुआ है, लेकिन ज़िंदगी के पूरे मायने हम लोगों ने ही नहीं समझे, देश की क्या भावना समझेंगे। तो देश के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये बार बार हम लोग वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। आप नशे में अपना जीवन उजाड़े जा रहे हैं, देश के ये विकास में क्या करें, सहयोग करेंगे। तो इसलिए आप उठिए और अपने जीवन को सुधारिए। जो आपको परमात्मा ने हुनर बख्शा है उसके अनुसार देश के विकास में सहयोग करिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जिस देश का युवा नशे से ग्रस्त हो जाता है उसको ज़िंदगी के मायने नहीं पता होते हैं। वो देश फिर बाहरी लोगों के सहारे चलने लगता है और आप जानते ही हैं अपने अपने होते हैं, बेगाने बेगाने होते हैं। इसीलिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आप लोगों को जागृत करने के लिए एक और छोटा प्रयास, और इस प्रयास को सार्थक करने के लिए इसको आगे वीडियो को भेजिए। लोगों को जो आपके विश्वसनीय उनको कहिए कि सुनिए आदमी क्या बात कह रहे हैं, क्या अगर ये सही है तो हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा नहीं दोस्तों, अब यही बात ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसमें ज़रा देख। नमस्कार दोस्तों बिजी शेड्यूल में बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए नशे के विषय में फिर से एक नई बातचीत को लेकर हाजिर हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे। हम लोगों ने पहले बात की है और आप लोगों को पता भी होगा, शारीरिक निर्भरता नशे के ऊपर, लेकिन आज हम बात करेंगे मानसिक निर्भरता की। अब मानसिक निर्भरता क्या है, नशे को लेकर जो मानसिक निर्भरता वो क्या है दोस्तों, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। क्योंकि देखो नशे की बीमारी और शुगर की बीमारी बिल्कुल लगभग एक जैसी है। आपने देखा होगा कि शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको पूर्ण जीवन अपने आप को रोक के कहीं ना कहीं अपने मीठा खाने की जो आदत है उसके ऊपर लगाम लगा के योग, मेडिटेशन या शारीरिक वर्जिश के द्वारा नियंत्रण करके दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मतलब कहने का कि शुगर को कंट्रोल करके अपने जीवन को जीना पड़ता है। ऐसे ही दोस्तों मानसिक निर्भरता जो है नशे के ऊपर, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। उसके ऊपर हम ये कहना चाहते हैं कि जो मानसिक निर्भरता की हम बात किए हैं, जैसे कोई जानवर है उसको हमने
मीठा खाने की आदत डाल दी है। वो मीठे के स्वाद को महसूस कर गया और उसके ऊपर निर्भर हो गया, उसके ऊपर निर्भर हो गया। अब वो जब तक उस मीठे के मज़े को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो उसको संतुष्टि या शांति नहीं मिलती। ऐसे ही दोस्तों, नशे के ऊपर निर्भर व्यक्ति, जो मज़े से उनकी शुरुआत हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता नशा उनके ऊपर इतना हावी हो गया कि उसने एक सज़ा का रूप ले लिया। जब उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। हालांकि ये विषय के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं, ये आपको सरल शब्दों में बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम इसको ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा गहराई में उतरेंगे तो शायद आप लोग उस बात की गंभीरता तक ना पहुँचे। इसीलिए हमने एक जानवर का उदाहरण दिया, शुगर का उदाहरण दिया और नशे के ऊपर हम लोगों ने बात की कि मानसिक निर्भरता। और एक बात है कि जब नशे को हम लोग छोड़ देंगे या उससे एक दूरी बना लेंगे, नशा किसी चीज़ का भी हो सकता है, ड्रग्स का, शराब का, जब हम लोग उससे एक दूरी बना लेंगे तो जाहिर सी बात है शारीरिक कष्टों को काटने के बाद में मानसिक रूप से संतुष्टि ना मिलना हम लोगों के वापसी का एक कारण हो सकता है। मानसिक रूप से अगर हम संतुष्टि नहीं पाते हैं, हम लोग उस मज़े को, उस किक को लगातार उसकी कमी को महसूस करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं। जैसे कई बार सवाल उठ के आता है कि छोड़ दिया था, बड़ी अच्छी ज़िंदगी हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद में फिर दोबारा से नशे की तरफ मुड़ गया। ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं लोग कि पता नहीं क्या हुआ, शारीरिक कष्ट से निकल गया, फिर वापसी क्यों हुई। तो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मानसिक तोड़, कहीं ना कहीं मानसिक विड्रॉल, उससे बाहर नहीं होता है वो व्यक्ति। वो अपने अंदर एक एक युद्ध लड़ रहा होता है अपने आप के साथ में ही, और देखता है कि अक्सर उस युद्ध में अधूरी जानकारी के कारण उसकी हार होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ से संघर्ष किया जाएगा तो संघर्ष तभी कामयाब होता है जब हम उसको संघर्ष की पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं। कि हम लोग जैसे अगर समझ लीजिए बिजनेस करते हैं तो हम लोग एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि यहाँ से मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा, ऐसे मैं एक अपनी समझ लीजिए कि जो मैं चीज़ को बाज़ार में उतारना चाहता हूँ उसको मैं प्रेजेंट करूँगा, उसको मैं पेश करूँगा लोगों के सामने। और जो मेरा स्टार्टिंग में मेरे को वो होप नहीं मिलेगी, फिर मैं उसको की प्राप्ति के लिए ये ढंग से लोगों के अंदर प्रचार करूँगा, उनकी ज़रूरतों तक पहुँचूँगा, तभी तो मैं अपने चीज़ में कामयाब हो पाऊँगा। ऐसे ही नशा छोड़ने के लिए हम लोगों को एक रूपरेखा के अनुसार एक तरीके से अपने आप को सेट करना होता है कि भाई इतना टाइम मेरे को भगवान के साथ जुड़ना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और अपने आप को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, बीमारी की तरफ मेरा खिंचाव ना हो, अपने ध्यान को डिवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे को इस तरीके से अपने आप को रोकना है। टीवी देख के, अखबार पढ़ के, या किसी अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम में जाके, ठीक है, परिवार के अंदर हंसी खुशी के पल। ये नहीं होता है कि मैंने नशा छोड़ दिया और नशा छोड़ने के बाद में मैं मायूस और उदास रहने लगा, हर बात पे चिड़चिड़ापन दिखाने लगा, हर बात पे गुस्सा होने लगा। तो ये दोस्तों सुधार नहीं है, ये रिकवरी नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं।
और अपने घर वाले जो जिन्होंने अपेक्षाएं लगाई हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं। और धोखे की ज़िंदगी ज़्यादा दिन जब नहीं चलती है तो फिर हम लोग दोबारा जब उस दुनिया में उतरते हैं तो परिवार क्या कहता है? परिवार हम लोगों को कहता है यार ये समझाने पे नहीं मान रहा, ये बेशर्म हो गया है। वो टीका टपनी ज़्यादा करने लगता है, तनाव ज़्यादा हो जाता है। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आप लोगों से क्यों बताई जा रही हैं? ताकि आप लोग अपनी बीमारी की गंभीरता को समझो और चिंतन के द्वारा उसकी गंभीरता को समझो, चिंतन के द्वारा अपने आप को ठीक करने का प्रयास यहाँ आप हो वहीं रह के करो। और अगर नहीं हो पा रहा तब हमसे संपर्क करिए। नंबर है 8795722392 87-957-22-392 नंबर है दोस्तों। तब हम लोगों से संपर्क करिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी मानसिक निर्भरता को समझ गए होंगे और ये कितनी खतरनाक है उसको भी समझ गए होंगे। और अगर आप नहीं उस बात तक पहुंच पाए हैं तो आप एक समय देख के सुबह के समय या हम लोगों से कभी भी संपर्क कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारे पेज को लाइक करके ऐसी और कई वीडियो जो हम लोग आप लोगों के तक नशे से संबंधित पहुंचाने का प्रयास करते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं और शेयर करके हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और दूसरे जो व्यक्ति जो अधूरी जानकारी के कारण कहीं ना कहीं इस भंवर में फंसे हुए हैं, भ्रमित हैं इस बीमारी के कारण, उनके जीवन को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम अपनी वीडियो में कोई बात को सही ढंग से नहीं कह सके, जो आपको नहीं समझ में आई, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारी बात में कोई कमी नज़र आती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको हमारे से बेटर जानकारी भी हो, तो आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं और हमारे प्रयास में अपना अपूर्व सहयोग भी दे सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप उस बात तक पहुंच गए होंगे कि ये बीमारी सिर्फ शारीरिक तोड़ या विड्रॉल की नहीं है, मानसिक तोड़ भी होती है। और एक चीज़ हम आपको यहाँ एक और बताना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी बात, कि नशा छोड़ने के 1, 2, 3 साल बाद भी तोड़ होती है। आप कहेंगे ये बात आपने कैसे कह दी, तब तक तो नशा शरीर से निकल चुका होगा। कई व्यक्तियों का भ्रम होता है कि इन्होंने नशा कर लिया, वो शरीर के अंदर है, कुछ दिन बाद वो निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि शारीरिक तंत्र, खाली तौर पे दिमागी मस्तिष्क का तंत्र जो है वो नशे से प्रभावित होता है। और जो हमारी मांसपेशियां हैं, जैसे सपोज करो हम लोगों ने ट्रामाडोल प्रॉक्सिवन कैप्सूल का नशा कर लिया और प्रॉक्सिवन कैप्सूल का ट्रामाडोल जो साल्ट है वो व्यक्ति के दर्द को ख़त्म करने के लिए होता है। अब हमारा शरीर उसकी विड्रॉल पीरियड से बाहर आ गया, हम लोगों ने अपने आप को परफेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे जैसे शरीर वृद्ध होता जाएगा, मतलब कि बुढ़ापा आता जाएगा, वैसे वैसे जो हमारी मांसपेशियां वो वीक होती जाएंगी। और जो नशे ने उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा था, मतलब कि वो प्रभाव 5-7 साल बाद दोबारा भी आ सकता है। शरीर ट्रामाडोल का क्या मतलब है? थकावट हो जाना। ट्रामाडोल जो है वो थकावट के अंदर कहीं ना कहीं काम करता है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो लंबे पीरियड बाद भी आ सकता है। अब ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं, मानसिक तोड़ या मस्तिष्क का नशे के द्वारा प्रभावित हो जाना ये आगे जाके भी नुकसानदायक है। हम लोग इस बीमारी की गंभीरता को समझें। ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक मायावी चतुर सिस्टम है
जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझा तभी जा सकता है जब हम बात की गंभीरता में उतरने का प्रयास करें। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 7-8 साल बाद अफीम से रिलेटेड दर्द निवारक नशा, अफीम, हीरोइन, स्मैक या मेडिसिन ट्रामाडोल जैसी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं 8 साल बाद भी उस तोड़ को उत्पन्न कर सकती हैं। तो बहुत गंभीरता की बीमारी है, समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, ज़्यादा लंबा कहेंगे फिर आप पहले वाली बात भूल जाएंगे, आगे वाली बात में जुड़ जाएंगे। इसलिए जितना आज हम लोगों ने आप लोगों के सामने कहा उसके ऊपर महसूस करिएगा और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने सुझाव दिए। नमस्कार दोस्तों, आज होली का त्यौहार और होली के त्यौहार के ऊपर आप सभी को उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत दिन हुए हम लोग लाइव नहीं हो पाए, बहुत बिजी शेड्यूल था। लेकिन दोस्तों, इस त्यौहार के ऊपर लाइव होने का सबसे विशेष कारण है आपको शुभकामनाएं देना और एक सुझाव देना कि देखा गया है त्यौहार जो है वो खुशियों के लिए आता है। त्यौहार जो है वो हम लोगों को जो हम जिंदगी जी रहे हैं उससे रिलैक्स देने के लिए आता है। और त्यौहार जो है, जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, आपसी प्यार को बढ़ावा देने के लिए आता है। और ख़ास तौर पे तो होली के त्यौहार का मोरल है कि इसमें बुराई का अंत हुआ था, बुराई अच्छाई से नहीं जीत पाई थी। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं ख़ास तौर पे होली के त्यौहार पे, जब होली के नाम पे हम लोग इकट्ठा होते हैं तो नशा अक्सर उन पार्टियों में, उन सभाओं में हावी हो जाता है। तो दोस्तों, नशा मुक्त त्यौहार मनाएं, नशे से दूरी रखें, एक संकल्प लें कि मैं अगर किसी फंक्शन या पार्टी में जाता हूं तो शराब और भांग, ये ख़ास तौर पे होली में यूज़ होने वाले नशे हैं, इनसे दूरी बनाऊंगा। वैसे तो दोस्तों, हम लोगों को सरकार के दिशा निर्देश अनुसार बिना कोई पार्टियां किए घर पे ही अपने परिवार के साथ होली मनानी चाहिए, क्योंकि कोरोना का काल है। सरकार प्रयासरत है, इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन टारगेट बहुत लंबा है और कहीं ना कहीं कोरोना फिर से उभर के आ रहा है। तो हम लोगों को सरकार के इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। लेकिन त्यौहार आया है तो शायद लोग ना भी माने, परंतु अगर आप होली को मना रहे हैं तो बिना नशे के, क्योंकि देखा गया है कि त्यौहार के नाम पे अक्सर शराब का सेवन या भांग का सेवन व्यक्ति सुबह से ही शुरू कर देता है और जब वो कंटिन्यू करता रहता है और बॉडी जो है उसको नहीं झेल पाती तो नशा उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो वो नशा हावी होने के बाद में कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे सबकी होली, जिसने नशा किया है उसकी तो ख़राब होगी होगी, जिसने नहीं किया है उसकी भी और उनके परिवार के सदस्यों की भी होली के त्यौहार का मज़ा ख़राब हो जाएगा।
और अक्सर देखा गया नशे के कारण इस त्यौहार पे लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं, झगड़े बहुत हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों नशे से हट के एक साफ सुथरा त्यौहार मनाना चाहिए। वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, हम लोगों के पास एक एक्सक्यूज़ होता है, यार आज तो होली, आज तो चलता है। तो दोस्तों अगर हम अपनी खुशियों को और अपनी भावनाओं को बिना नशे के व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम तनाव से ग्रस्त हैं और हमको अपनी ही भावनाओं को, अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए नशे की ज़रूरत पड़ रही है। ये दोस्तों सोचने का विषय है। और कई देखा गया है, त्यौहार आ गया, जुआ खेलने पे बैठ जाएंगे, जहाँ जुआ चलेगा वहाँ नशा चलेगा। ये भी दोस्तों गलत है। अरे आप त्यौहार को मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, रंगों के साथ मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, लेकिन ये ना करिए कि माहौल ख़राब हो, ये होली आपके नशे के कारण एक बुराई आपके जीवन में दे जाए, ये ना हो। इसी सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए आज हम लोगों ने लाइव होना बहुत ज़रूरी समझा और नशे से मुक्त रहें, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और ये चीज़ का भी मेडिटेशन करें, क्या मैं नशे से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूँ, नशा करने के बाद ही मेरे को खुशी मिलती है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। तो नशा मुक्त होली को मनाइए, ये हम आपको सुझाव दे रहे हैं। घर पे रह के मनाइए, कोरोना काल चल रहा है और कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ त्यौहार की खुशियों को महसूस कीजिए। नशा आपकी सोचने की शक्ति को प्रभावित कर देगा। और सोसाइटी, अगर सोसाइटी में जाते हैं तो दूसरों को देख के नशे की तरफ मत जाइए। नशा एक बुराई है जो जीवन को तबाह कर देती है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको भी त्यौहार की खुशियाँ मनानी है, आप सबसे यही अनुरोध है, नशा मुक्त रहिए और एक नशा मुक्त भारत की शुरुआत में सहयोग करिए। धन्यवाद दोस्तों। कहा सुना माफ़ करिएगा, ये हो जाता है। चलिए, नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन हुए एक बिजी शेड्यूल के बाद में आज विचार बनाया गया कि कुछ और बात की जाए आप लोगों के साथ, उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र के पेज से। तो दोस्तों आज की बात जो है वो है इमोशन, भावनाएं। भावनात्मक व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी भावनाओं के प्रवाह में बह जाने वाला व्यक्ति। और ये भी हम कैसे बात शुरू कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आपने राम के किरदार को देखा होगा। श्री रामचंद्र जी की जो रामायण हम लोगों ने अपने समय में देखी थी, तो वो जब प्रसन्न होते थे तो अपनी फीलिंग में एक मुस्कान देते थे, हल्की सी मुस्कुराहट, ना कि खुशी को जाहिर करते हुए एकदम से हंसने लगते थे। लेकिन क्या देखा गया है कि वो तो भगवान के दर्जे पे थे, लेकिन जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता है। उदाहरण, जैसे देखा गया है कोई खुशखबरी आई तो खुशखबरी में इतने उत्साहित हो जाएंगे, अरे भाई पार्टी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए पार्टी तो होगी होगी, फलाने होटल में करेंगे, जितना मर्जी खर्चा आ जाए, चाहे कर्ज उठाना पड़े, झूठ बोल के पैसा लेना पड़े, लेकिन पार्टी तो होगी, भाई ने कह दिया तो होगी। ऐसी प्रवृत्ति नशा करने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है।
तभी क्या देखते हैं, एकदम से खबर आती है यार वो जो तुम्हारे को तो वो फलानी जगह तुम्हारी नौकरी लगी थी, वो तुम्हारी थोड़ी थी, वो तो तुम्हारे दोस्त की थी। तो क्या हुआ, एकदम खुशी का माहौल गम में बदल गया, चलने लगे सैड सॉन्ग, बोतल खुल गई, अकेलेपन में तन्हा गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। मतलब कि एकदम से जैसे ही घटना का स्वरूप चेंज हुआ, सिस्टम ही चेंज हो गया। और मैंने अपने जीवन में देखा है, धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत होते हैं। बात शंकर जी की करेंगे, बात रामचंद्र जी की करेंगे, बात बड़े बड़े ग्रंथों की करेंगे, और खुद के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होगा। स्थिति बदलते ही भावनाओं में बहने लगेंगे, गुस्से को व्यक्त करने लगेंगे, तनाव दिखाने लगेंगे, टेंशन क्रिएट होते ही तुरंत डिप्रेशन की दवाइयाँ, अगर वो नहीं मिलेगा तो नशे की बोतलें खुलना शुरू हो जाएंगी। कोई आके पूछेगा भैया क्या था, अभी तो बड़े खुश थे, अभी बड़े दुखी हो गए हो। अरे मौका था चला गया। और सबसे बड़ा और जो दिक्कत मेरे को हुई कि जो मेरे साथ रहता था उसको मिल गया, मेरा चला गया। गुस्सा व्यक्त करना या गुस्सा पालना वो ठीक होता है, लेकिन स्थिति व परिस्थिति को देख के गुस्सा व्यक्त करना चाहिए। जगह जगह गुस्सा दिखाना, जगह जगह रोने लगना, जगह जगह अपने आप को बिना मतलब के उत्साहित दिखाना, ये इस चीज को दर्शाता है कि मेरे ऊपर नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। गुस्से को व्यक्त करना दोस्तों एक कला है, क्योंकि जैसे अब जो रोज रोज रूठ रहा है तो घर वाले कहने लगेंगे यार इसका तो रोज का काम है, बात का वजन हल्का हो गया। और जो कभी रूठा नहीं वो अगर रूठ जाए तो उनको लगने लगता है यार कोई बात जरूर होगी, ये बंदा कभी नाराज नहीं होता था, ये आज नाराज हो गया, कोई बात जरूर होगी। और रोज रोज रूठोगे तो वो सोचेंगे यार इसका तो रोज का काम है, छोड़ हटा, इसका कोई सिस्टम नहीं है। और फिर रूठोगे, जब वो तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, फिर गमगीन माहौल में चले जाओगे और उस माहौल में नशे के आने के चांस तो स्वाभाविक है, बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण करिए, अपनी भावनाओं को। देखिए हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ छोड़ा है। राम के किरदार का जिक्र हमने इसीलिए किया था। ना समझ में आए तो रामायण के पाठ को यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर सर्च करिएगा, देखिएगा कि चाहे स्थिति कैसी भी खुश वाली हो, राम सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं और ठाके लगा के हंसने का काम रावण का होता है। अब कई व्यक्तियों के शायद हो सकता है ये बात पूरी पल्ले ना बैठी हो, यार नशे से इसका क्या मतलब है। बिल्कुल मतलब है। हम लोग जैसा एटीट्यूड व्यवहार करते हैं, जैसे विचार व्यक्त करते हैं, जैसा तनाव क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में नशा उतरता है। क्योंकि हमारा जब अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो नशे के ऊपर भी हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता। और हम सपने कैसे देखते हैं, यार वो फलानी फिल्म में सनी देओल नरसिम्हा बना था, सारा दिन शराब पीता था, बंदा गिरता नहीं था। अरे वो फिल्म थी भाई, आप फिल्म में अपने आप को हीरो के रूप में तो देख रहे हैं, उसके अंदर की खूबियों को देखने के बजाय आपने बुराइयां देख ली। रजनीकांत जो था सिगरेट को ऐसे उछालता था, तीली हवा में उछालता था, सिगरेट अपने आप जल जाती थी। वो फिल्म थी। वैसा सीन करने के उसको पैसे मिले, क्योंकि फिल्म के अंदर जो किरदार हीरो करता है वैसा
हम अपने सपनों में देखते हैं, लेकिन हकीकत में वैसा कर पाएंगे? हाँ, लेकिन चैन स्मोकर बन जाएंगे, एडिक्ट बन जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, नशेड़ी बन जाएंगे। दोस्तों, ये चीज़ें विचार करने की हैं, इनके ऊपर विचार करिए। और दूसरी बात ये है, जैसे हम लोग पहले रेगुलर वीडियो बनाते थे, अभी फसलें कट रही हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, भागा दौड़ी जीवन के अंदर चल रही है, इस कारण से हम रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, क्योंकि देखिए हम इस समय फेसबुक पे लाइव है, अगर हम रेगुलर आएंगे तो फेसबुक का सर्च इंजन जो है वो हमारी वीडियो को आगे आगे पेश करेगा कि यार ये बंदा रोज़ वीडियो बनाता है, चलो इसको अपनी तरफ से प्रमोट कर देते हैं। लेकिन अगर हम कभी कभी आते हैं तो हमारी वो वीडियो कम लोगों तक पहुंचती है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि फेसबुक या यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया का चैनल, उसको ये मतलब नहीं है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं। वो तो अगर आप रोज़ उनके चैनल को प्रमोट करेंगे तो वो आपकी वीडियो को प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर हमारी बात आपको सही लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे ग्रुप को फॉलो करिए और शेयर करिए, ताकि जितनी भी बात हमने कही अगर वो आपके काम की है तो वो किसी और के काम की भी हो। और अपने ऊपर नियंत्रण करिए, और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उससे दोस्ती करके उसको उचित समय देख के नियंत्रण करने की परिभाषा उसको सिखाइए। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, हमने देखा है कि एक छोटा बच्चा छोटी छोटी बात पे भावनाओं में बह के कभी नाराज़ हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, कभी हंसने लगता है, कभी रूठ जाता है, कभी अनशन पे भूख हड़ताल कर देता है। देखा है हमने, बच्चों में ये पर्सनैलिटियाँ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण हो जाता है, वो अपने विवेक के द्वारा सही और गलत के फैसले लेता है। लेकिन नशा करने वाले की ग्रोथ भावनात्मक होने के कारण लगभग वहीं रुक जाती है, वो अपनी सोच के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए उस दायरे को बाहर दोस्तों, उस दायरे से नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद नशे के ऊपर आप लोगों से बात करने का मौका मिला। हालांकि दोस्तों, आज बात करने का मेन कारण जो है वो ये है कि आज 31 मई है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन जो है एक तरीके से प्रण ये लेना चाहिए कि अब जो है हम लोग जीवन में कभी भी बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, तंबाकू या तंबाकू से बनी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। इन दिनों को बनाने के पीछे का दोस्तों जो लॉजिक है वो यही है कि व्यक्ति इन चीजों का त्याग करे। जैसे कि इसके नाम में ही है तंबाकू निषेध दिवस। देखा गया है खास तौर पे हमारे भारतवर्ष में बहुत ही, समझ लो कि कम से कम 70-80% व्यक्ति किसी ना किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, और उनका सेवन करने के बाद में उनको कुछ देर के लिए संतुष्टि मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है,
लेकिन अक्सर उसका जो नुकसान है वो ये देखा गया है कि तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को झेलना पड़ता है। तंबाकू को वे इतना धीमा जहर है दोस्तों कि ये अक्सर मुंह के अंदर कैंसर का रूप ले लेता है। और जैसे हमारा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, तो तंबाकू के जो पेशेंट हैं अक्सर उनके फेफड़े इसके कारण से प्रभावित होते हैं, तो कोरोना का अटैक भी उनके ऊपर होने का चांस ज्यादा रहता है। दोस्तों इस दिवस को हम लोग ये सोच के मनाएं कि आज से मैं प्रण लेता हूं कि मैं तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा। अब क्या होता है तंबाकू वालों के साथ में, जैसे सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की थ्योरी ये होती है कि जब वो सिगरेट खींचता है तो उसके अंदर, जैसे अगर वो सिगरेट नहीं पी रहा है कुछ समय से, जैसे उसको सिगरेट पिए 2 घंटे 3 घंटे हो गए, तो उसको एक अंदर से अट्रैक्शन मिलता है या 2 कश लगा लिए जाए। और देखा गया है कि जितना खिंचाव उसका सिगरेट पीने के समय होता है और जब वो सिगरेट को जलाता है और 2-3 कश उसके खींचता है, तो वो जो उसका खिंचाव था सिगरेट पीने का वो शांत हो जाता है। लेकिन उसके बाद में वो सिगरेट को दिखावे के रूप में पीता रहता है। उसके पीछे का कारण क्या है, जैसे हमारी फिल्मों में हीरो मुंह में सिगरेट या बीड़ी दबाए हुए एक दिखावा करता है, व्यक्ति भी वैसी जिंदगी को जीना चाहता है और आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट या तंबाकू का गुलाम हो जाता है। दोस्तों 31 मई का यह दिन विश्व में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं सुजेस्ट करूंगा उन व्यक्तियों को जो कहीं ना कहीं तंबाकू के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो त्याग करें अपनी इस गंदी आदत का, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी एक्टिव है हमारे पूरे विश्व में और वो भी फेफड़ों पे अटैक करती है और तंबाकू भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो जब कोई चीज मजबूत नहीं होगी तो वहां पर वायरस के अटैक करने का चांस बढ़ जाएगा और व्यक्तियों के प्रति। हालांकि कोरोना तो हर व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी घातक है, लेकिन अगर कोई पक्ष कमजोर होगा तो उसके गिरने के चांस ज्यादा होंगे। अगर कोई पक्ष मजबूत होगा तो हो सकता है कि उस बीमारी को वो अपने शरीर की परिस्थितियों के अनुसार झेल जाए। तो दोस्तों आप सभी से प्रार्थना है कि तंबाकू का त्याग करिए, इसी दिन से प्रण करिए कि अब तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और उसको छोड़ते हुए जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए आप सुबह सैर कीजिए अपने। हालांकि ये चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा हर चीज पे कंट्रोल है। क्योंकि आदमी कई बार कहता है अरे मैं तो बहुत बड़े बड़े चीजों को नियंत्रण कर लेता हूं, और तंबाकू को त्याग करते हुए देखा होगा कि अक्सर वो अपने आप से अगर वादा भी करता है कि आज से तंबाकू नहीं सेवन करना है, लेकिन वो कुछ देर बाद अपने से किए हुए वादे से भी मुकर जाता है या अपने किए हुए वादे पे रुक नहीं पाता। तो उसके लिए सुबह सैर करिए, अच्छी और प्रोटीन वाली चीजों का सेवन करिए, और जो निकोटीन आपकी बॉडी के अंदर चला गया है उनको दवाइयों या जैसे कई व्यक्ति लौंग या इलायची का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा अपने मन को स्ट्रोंग करिए मेडिटेशन के द्वारा। क्योंकि लौंग, इलायची, फलाना ढिमकाना, इन चीजों से आप वो मानसिक संतुष्टि नहीं पा सकते। क्योंकि तंबाकू का सेवन करने के बाद, जैसे बताया मैंने कि सिगरेट जब अट्रैक्ट करती है तो उसके 2-3 कश लगाने के बाद में
व्यक्ति वो अट्रैक्शन नहीं रहती जो सिगरेट को जलाते समय होती है, वो अंदर की अट्रैक्शन शांत हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति अगर लौंग और इलायची खा के अपने आप को धोखा देने का प्रयास करेगा तो क्या पाएगा कि कुछ देर तो वो 2-4-10 दिन तो वो नाटक कर लेगा, लेकिन जब भी उसके ऊपर मानसिक तनाव हावी होगा तो उसको तंबाकू की जरूरत महसूस होगी। तो इस चीज को नियंत्रण करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को डरा के या किसी भी व्यक्ति को बिना अपने आप से, जब आप जैसे आपने तंबाकू छोड़ने के लिए अपने आप से वादा किया और देखा कि आपका वादा टूट गया और आप अपनी बात पे नहीं रुक पाए, तो आप मेडिटेशन में अपनी उस कमियों को पाएंगे। जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे अपने दिमाग के साथ में या अपने अंतर्मन के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और आंखें बंद होंगी, सब फालतू की चीजों की तरफ ध्यान नहीं होगा, उस समय आप अपनी इस कमी को पाएंगे कि वाकई में आपने अपने आप के साथ एक वादा किया था लेकिन आप उसके ऊपर नहीं रुक पाए। और जैसे दोस्तों मन चंगा सेहत चंगी ये होता ही है। अगर आपका मन सही है तो आप उसके लिए सुबह सैर करिए, सुबह सुबह नंगे पांव घास के ऊपर चलिए। उससे क्या होगा, आपको अंदर से आत्मबल मिलेगा। लेकिन आप इस प्रक्रिया को तभी कर पाएंगे जब आप अपने सेहत के प्रति कहीं ना कहीं, अपनी सेहत के प्रति आप कहीं ना कहीं लापरवाह नहीं होंगे। आपको लगेगा कि मेरे को अपनी सेहत फिट रखनी चाहिए, तो आप तंबाकू जैसे जहर की तरफ नहीं जाएंगे। और जो व्यक्ति इसका सेवन नहीं भी करते हैं उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है उन व्यक्तियों तक ये सुझाव देने की, भाई मेडिटेशन करिए, योगा करिए, सुबह सैर करिए, बॉडी को फिट रखिए, मन को नियंत्रण करने के लिए प्रैक्टिस करिए। आपके अंदर जो चीजें आपको नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करती हैं उन कमियों को आप मेडिटेशन के द्वारा दिखा के आहिस्ता आहिस्ता अपने मन को स्ट्रांग करके उनको इग्नोर करिए, तभी आप इस चीज पे कंट्रोल कर पाएंगे। और क्या देखा गया दोस्तों, तंबाकू का सेवन करने वालों को ये नहीं लगता है कि ये उनके लिए समस्या है, लेकिन अगर उनको कहें कि आप कुछ देर के लिए 2-4 दिन के लिए इस चीज को छोड़ के देखिए तो उनके अंदर एक अजीब सी छटपटाहट होने लगेगी। अगर ये समस्या नहीं है तो छटपटाहट किस बात की। और वो उसकी प्राप्ति के लिए अगर उनको 10 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़े वो चलेंगे दोस्तों। ये एडिक्शन है जिसको हम कहते हैं यार ये भी कोई नशा है, उसको तो मैं यूं छोड़ दूंगा। प्रयास करके देखो। अगर आप अपनी सेहत चाहते हैं तो दोस्तों प्रयास करिए, और अगर आप अपने साथ किए हुए वादे पे नहीं रुक पा रहे हैं तो मेडिटेशन करके अपनी कमी को पाइए। मेडिटेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए। आप चलते हुए तो अपने आप के बारे में सोच सकते हैं कि मैं अपनी बात पे कितना खरा उतरा। चलिए ये तो चीजें हैं, दबंद अपने आप के साथ करना है, लेकिन हमारा यही सुझाव है उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र अंदेश नगर लखीमपुर की तरफ से कि दोस्तों नशा एक बीमारी है। नशा घर उजाड़ देता है, सेहत बिगाड़ देता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा को गिरा देता है, जेब खाली हो जाती है, व्यक्ति की सोचने की शक्ति प्रभावित हो जाती है। इसलिए इसका त्याग करिए। और अगर आपने जीवन में बड़े बड़े टारगेट अचीव करे हैं तो एक छोटा सा टारगेट है तंबाकू, जिसको आप किसी भी रूप में सेवन कर रहे हैं उसको छोड़ने का, तो उसको छोड़िए। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर करिए ताकि और किसी व्यक्ति को हमारी इस वीडियो से 2 अच्छी बातें पता लग सकें। धन्यवाद दोस्तों।
चला नहीं हो, चला दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज कुछ दिन के बाद, क्योंकि कार्य की बहुत व्यस्तता थी, हम लोग एक न्यूज़ चैनल भी ऑपरेट करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को कहीं जाना पड़ा न्यूज़ ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों का विषय नशे से रिलेटेड चल रहा था। तो हम लोगों ने देखा, जैसे कई जगह के ऊपर, कि नशा मुक्त भारत क्यों कहा जाता है, नशे का हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि नशा उन घरों पे ज़्यादा हावी होता है जिनको इसकी गंभीरता का, इनके परिणामों का पता नहीं होता। वो जब हम लोगों से मिलते हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं, तो उनको पता लगता है कि दिक्कत ऐसे भी होती है। वो तो यही सोच रहे थे कि लड़का नशा करने लगा, ठीक है, थोड़ा डांट डपट दें या थोड़ी दवा दारू करवा दें, थोड़ा समझा दें, सही हो जाएगा। लेकिन वो हमारे समाज पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर हम आपसे आज बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि समाज की संरचना जो थी, जो रचना थी, वो किस तरीके से की गई। जैसे किसान उगाता है, उसको उगाने के बाद में व्यापारी उसको खरीदता है, फिर वो पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद में दुकानदार उसको बेचता है और वो आगे ग्राहक के पास पहुंचती है। अब ये एक सर्कल हमने उदाहरण के रूप में दिया। अगर इसमें से कोई भी चीज़ डिसबैलेंस हो जाए तो वो चीज़ मार्केट से शॉर्ट हो जाती है या उसका नुकसान होने लगता है। इसके पीछे क्या है कि हर समाज के हर व्यक्ति को, इस समाज को चलाने के लिए उसका अलग अलग दायित्व है, उसकी अलग अलग जिम्मेदारी है। अब क्या है कि अगर नशेड़ी उस समाज के अंदर, या नशे की प्रवृत्ति उस समाज के अंदर बढ़ने लगेगी, तो क्या होगा, लोगों का काम धंधा प्रभावित हो जाएगा। जब उनका काम धंधा प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है, वो किसान भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, या खरीदने वाला ग्राहक भी हो सकता है। तो वो अपने इस सर्कल से हट के नशे के ऊपर ध्यान केंद्रित कर देगा। दूसरी चीज, नशा जो है व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। तो इससे क्या होगा, अपराध भी बढ़ेगा। जब अपराध बढ़ेगा तो समाज के अंदर का जो सौंदर्य है, आपसी प्यार, वो भी टूटने लगेगा। जब अपराध बढ़ेगा तो दूसरों के प्रति ईर्ष्या बढ़ेगी, ईर्ष्या बढ़ेगी, जलन बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, कटु शब्द निकालने के बाद समाज का जो सौंदर्य है, आपसी प्यार, वो खत्म होने लगेगा। भय का माहौल बन जाएगा। पुलिस कितनों को पकड़ के अंदर कर पाएगी, आखिर जेलों की भी लिमिट है। और अगर लगा लीजिए कि इस चीज़ के ऊपर रोकथाम नहीं की जाएगी तो समाज में एक डर का माहौल बनने के कारण जो व्यापारी है वो समाज के अंदर इन्वेस्ट करने से घबराएगा, क्योंकि उसको डर लगेगा ना कि ये मार्केट तो नशेड़ियों के ज़्यादा इसमें प्रभाव है, तो निवेश कम हो जाएगा। डर का माहौल बनने के कारण निवेश कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता समाज का हर वर्ग, और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, जैसे इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार क्या था कि MBBS डॉक्टर जो ट्रेनिंग पे थे, जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे, जिनको MBBS बनना था, तो वो डॉक्टरों ने नशा किया शराब का। स्टूडेंट थे वो, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, और उनका एक्सीडेंट हो गया। उनमें से एक दो जो स्टूडेंट थे उनकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के कारण। अब वहाँ पे देश ने क्या खोया, उज्जवल भविष्य। जो अगर वो डॉक्टर बनते तो समाज की भलाई के लिए वो कार्य करते, समाज के अंदर उस निरोग समाज को बनाने के लिए एक अहम भूमिका बनाते। नशे के कारण
लॉन्ग ड्राइव पे गए, फास्ट गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गया, अब क्या खोया। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें, आपको आश्चर्य होगा इस चीज़ के लिए कि एक MBBS डॉक्टर, चाहे हम कह दें कि फीस तो हमारे माता पिता देते हैं, लेकिन सरकार एजुकेशन को सपोर्ट करती है, और उस सपोर्ट को करने के बाद में एक MBBS डॉक्टर बनाने पे कम से कम सरकार का 15 लाख रुपया खर्च होता है। अब लगा लीजिए कि 2 होनहार स्टूडेंट खोए नशे के कारण, और सरकार का 30 लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि अगर बनते तो देश के हित में वो कार्य करते। तो दोस्तों इन सब कारणों के कारण, ये तो छोटे छोटे उदाहरण है, अगर इनकी हम गहराई में उतरते जाएं, ठीक है, तो बात बहुत लंबी होती जाएगी। अब जैसे अब हम लोग घर के ऊपर की बात करते हैं, एक व्यक्ति घर में है और वो नशा करके हर व्यक्ति का जीना हराम किया, नशा करता है, घर में लेट घुसता है, जब घुसता है तो सोए हुए को जगा देता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाता है, मार कुटाई करता है, घर में डर का माहौल बना देता है। समाज में तो नशे के कारण डर का माहौल है ही है, घर में बना देता है। और सब तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति, आप देखेंगे कि जैसे नशा करने वाला व्यक्ति आपने देखा होगा कि वो स्मार्ट माइंड के द्वारा हाजिर जवाब है, उससे आप कहेंगे यार नशा तो तुम्हारे लिए समस्या है, ये ऐसा वैसा, वो तर्क दे के अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। इसको हम पॉजिटिविटी में लेके जाएं कि उस व्यक्ति का दिमागी जो सिस्टम है वो कितना परफेक्ट है कि वो बात को नीचे नहीं गिरने देता, तुरंत उठा देता है। स्मार्ट माइंड, एक्टिव व्यक्ति। अब वो एक्टिव व्यक्ति कहीं ना कहीं देश की प्रगति में अगर अपने दिमाग को ईमानदारी से लगाए तो हमारे देश की पोजीशन कितनी बढ़िया बन जाएगी। साहब ये सोचने का विषय है, और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि नशा मुक्त भारत, जैसे सरकार चलाती है ना नशा मुक्त भारत, या संस्थाएं चलाती हैं, इसके पीछे का मकसद यही होता है कि लोग, खासतौर पे हमारे युवा वर्ग को इस कहर से, इस जहर से, इस बीमारी से बाहर लेके आया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति, देखिए उनके पास स्मार्ट माइंड है, उनके पास दिमाग है, लेकिन क्या होता है कि जब लगातार वो नशे का सेवन करते हैं तो उनकी जो याददाश्त है, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है, उनका जो गुण रहे, वो दिमाग के ऊपर नशे का असर होने के कारण प्रभावित होने लगता है। तो हम लोग क्या पा रहे हैं, हम लोग दोस्तों यहाँ ये पा रहे हैं कि जो चीज़ हमारे दिमाग, हमारे समाज के लिए बढ़िया होनी चाहिए थी, उसकी तरक्की और प्रगति के लिए जो काम होना चाहिए था, उन जो नशा करके प्रभावित व्यक्ति हैं उनके परिवार के विकास के लिए जो काम होना चाहिए था, वो नशे की बीमारी के चंगुल में फंस के समाज को भी नुकसान कर रहे हैं, देश को भी नुकसान कर रहे हैं, अपने घर परिवार को भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी सेहत को भी नुकसान कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी। जैसे देखा ही होगा आपने कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो छोटे बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे क्या है, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो बच्चा उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, तो उनका भी भविष्य खराब हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों नशा हमारे समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ है। ये छोटे छोटे हमने आपको उदाहरण दिए, और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको ज़्यादा लंबा समय हम लोग को देंगे तो आप भी हो सकता है कि आप लोग बिजी भी हों, आप लोग अपने व्यस्त शेड्यूल को छोड़ के हमारी बात को सुन रहे हों। बहुतों को हमारी बात अच्छी लगी होगी, ये मेरा विश्वास है, लेकिन बहुतों तक ये बात नहीं पहुंच पाई होगी। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो को आगे पहुंचाइए, लोगों तक शेयर करिए, उनको कहिए हम लोगों से जुड़े, ताकि हम लोग ऐसे ही प्रयत्न करते रहें और एक अच्छे समाज की संरचना में अपना सहयोग दें। और आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपना अमूल्य योगदान देके इस समाज को सुधारने में, इस नए भारत को उभारने में अपना सहयोग दें। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ समय बाद खास तौर पे उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव है,
तो दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी करनी है, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, समझ आई हैं, तो खुद के ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी लागू करना है। हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि वोट नशे के चक्कर में चला जाता है, तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, अपनी वोट तो बेकार करते ही करते हैं, कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को भी सपोर्ट कर देते हैं जिसने हमको नशा दिया। देखिए, जो व्यक्ति हमारे को गलत चीज़ के लिए प्रेरित करता है वो सही नहीं हो सकता, फिर बाद में वो प्रधान बनने के बाद में हम लोगों का खून चूसता है तो हम लोग उसको बुरा भी कहते हैं, लेकिन दोष उसका भी नहीं है, दोष हमारा भी है वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण हम लोगों ने एक गलत उम्मीदवार चुन दिया और वो गलत उम्मीदवार ने फिर 5 साल तक हमारा खून चूसा और बाद में हम कहते हैं इसने हमारा कुछ नहीं किया, इसने सब बर्बाद कर दिया। गलती आपकी भी है और उस व्यक्ति की गलती भी है जो नशा नहीं भी करता है लेकिन इस चीज को अनदेखा करता है। उसको दोस्तों अनदेखा भी नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति इस सिस्टम में उलझा है वो तो कहीं ना कहीं उलझा ही है, उसको रास्ता हम सब साथ मिलके दिखाएंगे। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है कि ये जो कभी नशे की दुनिया में नहीं उतरे हैं, इन बातों से अगर सहमत हो तो इसको शेयर करिए और पर्सनली जाके जहां आपका प्रभाव पड़े, यहाँ पे आपकी बात को अहमियत दी जाए, वहां जाके समझाइए। और अगर वो आपके कहने से वो समझ आए तो उसको कहिए कि आगे आप समझाइए कि आपकी बात का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। जो आदमी सुधरेगा तो उसकी बात का भी तो कहीं ना कहीं कोई दम प्रभाव होगा, उसको क्या आप भी समझाइए। ऐसे ही कड़ी बाई कड़ी कड़ी जोड़ते हुए हम एक अच्छे भारत की, जो हमारा सपना था, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, या हमारे योगी जी का सपना है, या और भी जो राजनेता है उनका सपना है, उसको हम पूर्ण कर सकते हैं और एक तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। बहुत गुण हैं हमारे समाज के अंदर, बस उन गुणों को समेटने की ज़रूरत है और उसको एक तरीके से ढालने की ज़रूरत है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप नशे से बाहर आइए, और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नशे से ग्रस्त व्यक्ति है उसको भी आप हिम्मत दीजिए कि वो बाहर आए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2 महीने बाद होने वाले चुनाव के ऊपर नजर आए। अच्छे कैंडिडेट जाएं, अच्छा सामाजिक विकास हो, अच्छा सिस्टम हो। इसी के साथ में आप लोगों से आज की यही बात समाप्त करते हैं और प्रयास करेंगे कि और भी दिन हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आए। और आज हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो आगे की वीडियो हैं वो लगभग 6 बजे आया करेंगी, क्योंकि अब दिन खुलने लगे हैं और दिन अभी मेरे ख्याल थोड़ा थोड़ा अंधेरा अभी होना शुरू हुआ है। तो इसके लिए अब हम 6 बजे आएंगे और समय के अनुसार हम अपने इस लाइव सिस्टम को चेंज भी करते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।